भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मानता है और इस पर जोर देता है कि सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। प्रमुख प्रावधान। अनुच्छेद 21 AS2 यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वो 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 39 FH2 यह अनुच्छेद राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण और विकास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 15(1) यह अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29(2) यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समूहों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। संविधान के इन प्रावधानों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा के महत्व पर जोर। भारतीय संविधान शिक्षा को व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक मानता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। निष्कर्ष। भारतीय संविधान शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मानता है और इसके प्रावधान शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। अनुच्छेद 28 के प्रमुख बिंदु। राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित। इसका अर्थ है कि ऐसे संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। धार्मिक अनुष्ठान। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं किए जा सकते। अपवाद। हालांकि इस अनुच्छेद में एक अपवाद भी है। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी ऐसे विनियम या न्यास के अधीन स्थापित किया गया है जिसके अनुसार उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो इस अनुच्छेद का वो प्रावधान उस संस्थान पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 28 का उद्देश्य। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों के छात्रों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। शिक्षा में समानता। यह अनुच्छेद शिक्षा में समानता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा धर्म से मुक्त हो। राज्य और धर्म का पृथक्करण। यह अनुच्छेद राज्य और धर्म के पृथक्करण के सिद्धांत को रेखांकित करता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 28 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा में समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भारत के अल्पसंख्यक समूहों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के आनंद में भेदभाव से बचाता है। अनुच्छेद 29 का क्या कहना है? अल्पसंख्यकों का अधिकार। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 का महत्व। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के दबाव से बचाता है और उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है। सांस्कृतिक विविधता। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। शिक्षा में समानता। यह शिक्षा में समानता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। अनुच्छेद 29 के उदाहरण। भाषाई अल्पसंख्यक। तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग, पंजाब में पंजाबी भाषी लोग आदि। धार्मिक अल्पसंख्यक। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अंतर। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। निष्कर्ष।
अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समूहों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत की विविधता को दर्शाता है और अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का अधिकार। यह अनुच्छेद धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक समूह को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। राज्य की सहायता। राज्य ऐसे संस्थानों को वित्तीय या अन्य सहायता देने में किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 का महत्व। सांस्कृतिक संरक्षण। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समूहों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। शिक्षा में विविधता। यह शिक्षा में विविधता को बढ़ावा देता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करता है। अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण। यह अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाता है और उन्हें अपनी शर्तों पर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 30 के उदाहरण। धार्मिक अल्पसंख्यक। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि समुदाय अपने धार्मिक शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक। तमिल, पंजाबी, मराठी आदि भाषी समुदाय अपनी भाषा में शिक्षा देने के लिए संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 में अंतर। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 41 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कर्मचारियों, बीमारों, असहायों, वृद्धों और बच्चों के लिए जीवन के सभी चरणों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 41 का महत्व। सामाजिक कल्याण। यह अनुच्छेद राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। समाजवाद। यह अनुच्छेद समाजवादी समाज की स्थापना के लिए राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के कर्तव्य। कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा। राज्य को कर्मचारियों को उचित वेतन, काम करने की उचित परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। बीमारों, असहायों और वृद्धों के लिए देखभाल। राज्य को बीमारों, असहायों और वृद्धों को चिकित्सा सहायता और देखभाल प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय। राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कल्याणकारी उपाय करने चाहिए। अनुच्छेद 41 के कार्यान्वयन में चुनौतियां। संसाधनों की कमी। भारत एक विकासशील देश है और उसके पास सीमित संसाधन है। ऐसे में राज्य के लिए सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में एक बाधा है। असमानता। भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता व्याप्त है जिसके कारण कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 41 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। हालांकि इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। राज्य को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी नीतियां बनानी होंगी। अनुच्छेद 45 2002 के बाद का परिदृश्य। अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद को और मजबूती मिली और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। 2002 के बाद अनुच्छेद 45 का प्रभाव। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस संशोधन के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 45 को और अधिक ठोस रूप दिया और केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाने के लिए बाध्य किया। शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि। सरकार ने शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि की। स्कूलों की संख्या में वृद्धि। देश भर में स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। शिक्षकों की भर्ती। शिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया गया। सर्वांगीण विकास। शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। पूर्ण शिक्षा। सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अभी भी एक चुनौती है। लड़कियों की शिक्षा। लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
शिक्षकों की कमी, कई स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की कमी है। आगे का रास्ता, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, शिक्षा के लिए अधिक बजट, शिक्षा के लिए बजट में और वृद्धि करना, माता पिता की भागीदारी, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना। Discussion. अनुच्छेद 45 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार, शिक्षाविदों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा। अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान के भाग IV राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 46 का उद्देश्य समानता, इन वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाना और उन्हें अन्य वर्गों के बराबर अवसर प्रदान करना। शैक्षिक विकास, इन वर्गों के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। आर्थिक सशक्तिकरण, इन वर्गों के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य के कर्तव्य, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, इन वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना। छात्रवृत्तियां और छात्रवृत्ति, इन वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां और छात्रवृत्ति प्रदान करना। आर्थिक सहायता, इन वर्गों के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जैसे कि ऋण, सब्सिडी आदि। रोजगार के अवसर, इन वर्गों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। अनुच्छेद 46 का महत्व, सामाजिक न्याय, यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मजबूत करता है। समावेशी विकास, यह अनुच्छेद सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय एकता, यह अनुच्छेद विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 46 के कार्यान्वयन में चुनौतियां, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव अभी भी मौजूद है, जिसके कारण इन वर्गों के लोग कई चुनौतियों का सामना करते हैं। संसाधनों की कमी, इन वर्गों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, इन वर्गों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है। Discussion. अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। हालांकि इस अनुच्छेद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार, समाज और सभी हितधारकों को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अनुच्छेद 350 का मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 350 का भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत की विविधतापूर्ण भाषाई संस्कृति को दर्शाता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्या कहता है अनुच्छेद 350 का? यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी अल्पसंख्यक भाषाई समूहों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं, जिससे उनकी शिक्षा अधिक प्रभावी और सुखद होती है। क्यों है यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण? सांस्कृतिक पहचान, मातृभाषा एक व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह अनुच्छेद बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने में मदद करता है। शैक्षिक विकास, कई अध्ययनों से पता चला है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे अन्य विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। समावेशी शिक्षा, यह अनुच्छेद शिक्षा को अधिक समावेशी बनाता है क्योंकि ये सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 क के चुनौतियां, संसाधनों की कमी, कई स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। शिक्षकों की कमी, मातृभाषा में पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। पाठ्यक्रम का अभाव, कई मातृभाषाओं के लिए उचित पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। समाधान. सरकारी समर्थन, सरकार को मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण, मातृभाषा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास, विभिन्न मातृभाषाओं के लिए उचित पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। Discussion. अनुच्छेद 350 का भारत की विविधतापूर्ण भाषाई संस्कृति को बनाए रखने और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी कई चुनौतियां हैं। सरकार, शिक्षाविदों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रसार और विकास। अनुच्छेद 351 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भारत की राजभाषा हिंदी के विकास और प्रसार को समर्पित है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में शामिल है और हिंदी भाषा को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनाने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है?
यह अनुच्छेद संघ केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे। इसका उद्देश्य हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना है। मुख्य बिंदु: हिंदी का विकास। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करने को प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी का प्रसार। हिंदी भाषा को देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए। सांस्कृतिक एकता। हिंदी को भारत की विभिन्न संस्कृतियों और विविधता को एकजुट करने वाला माध्यम बनाना है। अनुच्छेद 351 का महत्व। राष्ट्रीय एकता। हिंदी भाषा भारत की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। सांस्कृतिक पहचान। हिंदी भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शासन में पारदर्शिता। हिंदी को सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक प्रयोग करने से शासन अधिक पारदर्शी और जनता के करीब होगा। अनुच्छेद 351 की चुनौतियां। भाषाई विविधता। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके कारण हिंदी को सभी क्षेत्रों में लागू करना चुनौतीपूर्ण है। अन्य भाषाओं का विरोध। कुछ क्षेत्रों में हिंदी के प्रसार का विरोध भी होता है। शिक्षा में हिंदी। सभी क्षेत्रों में हिंदी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 351 के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयास। हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी माध्यम के स्कूल। देश में हिंदी माध्यम के स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी कामकाज में हिंदी। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ा रही हैं। निष्कर्ष। अनुच्छेद 351 भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार में अभी भी कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।